नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साइन। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्विन टावर गिराने की तैयारी शुरू हो गई है। ट्रायल की तैयारी की तस्वीरें सामने आ गई हैं। 10 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे ब्लास्ट होगा। एजेंसी एडिफिस ने जारी की एडवाइजरी। 5 पिलर्स में टेस्ट ब्लास्ट किया जाएगा। बेसमेंट और 14वें फ्लोर पर ये प्लांट लगेगा। एपेक्स टावर किया जाएगा टेस्ट ब्लास्ट। 5 किलो विस्फोटक की मदद से ये टेस्ट ब्लास्ट किया जाना है। पलवल से नोएडा लाया जाएगा विस्फोटक और टेस्ट ब्लास्ट की मदद से ये जानने की कोशिश की जाएगी कि फाइनल ब्लास्ट में आखिरकार कितना विस्फोटक यूज होगा। 10 अप्रैल को टेस्ट ब्लास्ट से पहले सायरन बजेगा। सायरन के बाद घरों से किसी को निकलने की अनुमति नहीं होगी। कुछ घंटों का रूट भी डाइवर्ट किया जाएगा। टेस्ट ब्लास्ट 2:15 से 2:45 के बीच रहेगा। उस वक्त भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी। तो सबसे पहले टेस्ट ब्लास्ट किया जाएगा और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। ट्रायल की तैयारी चल रही है। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किस स्तर पर ये तैयारी शुरू कर दी गई है? देखिए, बिल्कुल आरजू, ये युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है टेस्ट ब्लास्ट करना, और ये बेहद जरूरी है। टेस्ट ब्लास्ट के माध्यम से ही ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आगे कितना विस्फोट लगेगा, कितने केमिकल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 22 मई को ये दोनों टावर बनाए जाने हैं। 22 तारीख तक उनको समय दिया गया है डिफेंस कंपनी को। और जो टेस्ट ब्लास्ट होना है वो कल 2:30 बजे होगा 10 अप्रैल को, और 14वें माले पर और बेसमेंट में होना है। कुल मिला के 5 पिलर्स हैं जिनको ढाया जाना है और 5 किलो विस्फोट की जरूरत होगी। और विस्फोटक जो है वो भी पलवल से नोएडा पहुंचेगा और उसके बाद सुरक्षा के घेरे में रहेगा ये ट्विन टावर। और जब विस्फोट किया जाएगा तो उससे पहले सायरन भी बजाया जाएगा, ताकि जो आसपास की सोसाइटी है, क्योंकि हम लोगों ने देखा ट्विन टावर जो है वो तीनों तरफ सोसाइटी से लगा हुआ है। ऐसे में सायरन बजा के लोगों को ये बताया जाएगा कि अब विस्फोट होने का समय है, इसलिए आप लोग अपने घरों में रहें, बेवजह बाहर ना निकले और ट्विन टावर के आसपास तो बिल्कुल भी ना निकले, बालकनियों में भी ना आए। इस तरीके के तमाम एहतियात बरते जाएंगे और 10 अप्रैल को 2:30 बजे ये ब्लास्ट होना है। जी, और किस तरह की तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई हैं एहतियातन? देखिए, आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी, जवान तैनात किए जाएंगे, ताकि क्योंकि विस्फोट लाया जाएगा, विस्फोट लगाया भी जाएगा। इसके अलावा रूट डाइवर्जन रहेगा, ट्रैफिक पुलिस इन्वॉल्व है। तमाम जो विभाग है, करीब 10 विभाग है, फायर विभाग, स्वास्थ्य विभाग, यानी कि हिमांशु पूरे विभागों की तैयारियां पूरी तरह से पुख्ता हैं और जल्द ही इस तरह से ये टेस्ट ब्लास्ट कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 27 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग करीब 1 घंटे से जारी है। गोरखपुर में सीएम योगी ने वोट डाला है। सत्ताधारी दल बीजेपी के सामने उच्च सदन यानी कि विधान परिषद में बहुमत हासिल करने की बड़ी चुनौती है। आज जिन 36 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी की राह पहले ही आसान हो चुकी है। इन सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी का निर्विरोध है, क्योंकि इन सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी के अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है। ऐसे में अब सिर्फ 27 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी भी कुछ देर पहले ही गोरखपुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। विधान परिषद में पहली बार मुझे लगता है कि लगभग 4 दशक के बाद ऐसी स्थिति आएगी जब सत्ताधारी दल प्रचंड बहुमत के साथ विधान परिषद में अपना बहुमत बनाने में सफल हो। जो भी मतदाता हैं, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, पार्षद, चेयरमैन, मेयर, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, माननीय विधायक, माननीय सांसद, मेरी उन सब से अपील है कि प्रदेश के अंदर लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि दोनों सदनों में एक पार्टी की पूर्ण बहुमत प्राप्त हो।
तो बीजेपी को आजादी से अब तक कभी भी विधान परिषद में बहुमत नहीं मिला। इससे पहले 2012 में बनी समाजवादी पार्टी सरकार ने 2016 में उच्च सदन में बहुमत हासिल किया था। तो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझाएंगे कि किस तरह से विधान परिषद में किसकी कितनी सीटें रही हैं। मौजूदा सदस्य 35 हैं, निर्विरोध 9 चुनने जा चुके हैं। तो बहुमत के लिए आपको बता दें कि 51 सीटें चाहिए। आपको बता दें मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास सदन में 35 सदस्य मौजूद हैं। 9 सदस्यों को निर्विरोध चुना जाना तय है, क्योंकि सामने कोई प्रत्याशी नहीं है। ऐसे में बीजेपी को बहुमत के लिए 7 सदस्यों की अब और जरूरत है। और अगर बीजेपी को यह बहुमत मिलता है तो ऐसा पहली बार होगा आजादी के बाद कि विधान परिषद में बीजेपी को बहुमत हासिल होगा। तो तस्वीरें आपके सामने और ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। अब देखिए कि विधान परिषद में मौजूदा स्थिति क्या है। सदन में समाजवादी पार्टी के 17 सदस्य हैं, बीजेपी के 35 सदस्य हैं, तो वहीं बीएसपी के 4 और कांग्रेस का मात्र 1 सीट है। तो वहीं अदर्स के 11 सीटें विधान परिषद में इस वक्त मौजूद हैं। 37 सीटें खाली हैं जिन पर आज वोटिंग हो रही है। बीजेपी की 35 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी की 17, बीएसपी की 4, कांग्रेस की सिर्फ 1 सीट विधान परिषद में है। चलिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। लखनऊ से अनामिका हमारे साथ मौजूद हैं, वाराणसी से उपेंद्र, मेरठ से उमेश, गोरखपुर से रामगोपाल और इटावा से दिनेश शाक्य हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रामगोपाल के पास लौटेंगे, लेकिन लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी देंगी। अनामिका, लखनऊ में कौन कौन से वीवीआईपी अब तक पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए? मौजूदगी नगर निगम पे ही है, जहां पे तमाम जो मतदाता हैं अब वो पहुंचे हुए हैं। राजेश्वर सिंह जो कि लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके से विधायक है, वो देखिए वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। लखनऊ की जो मेयर संयुक्ता भाटी है वो दिखाई दे रही होंगी आपको, जो वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। बड़ी बात यह है कि अब 27 सीटों की जो लड़ाई है, इसके बाद अगर 7 सीटें बीजेपी साथ लेती है तो ऐसा पहला मौका होगा जब विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भी बीजेपी बहुमत में होगी। क्योंकि 2017 के चुनाव के बाद भी अगर देखा जाए तो वैसे तो विधानसभा में अपर हाउस में बीजेपी को बहुमत हासिल था, लेकिन विधान परिषद में बीजेपी के सामने चुनौतियां पेश आती थी क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के पास बहुमत था। लेकिन अब चूंकि 27 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 9 सीटें ऑलरेडी बीजेपी के खाते में जाने के लिए दिखाई दे रही हैं, तो 27 सीटों में से अगर 7 सीटें भी बीजेपी साथ लेती है तो विधान परिषद में भी बीजेपी ताकतवर हो जाएगी और बीजेपी बहुमत में आ जाएगी। और यही संदेश देने का प्रयास मुख्यमंत्री की ओर से भी है कि सभी मतदाता जो है वो आज के दिन घर से बाहर निकले, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो इसके अलावा जिला पंचायत के सदस्य हो, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हो, सभी अपने अपने जिलों में पहुंचे और वोट डालने के लिए मौजूद रहें। यही वजह है कि प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री आज अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए और वहां पे वो वोट कास्ट कर रहे हैं ताकि एमएलसी के मामले में, एमएलसी चुनाव के मामले में भी बीजेपी झंडा बुलंद कर सके विधानसभा चुनाव के बाद। और यहाँ पर देखिए अभी जो तस्वीर नगर निगम की मैं दिखा दूं आपको, सुबह से ही वीवीआईपीज यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी यहीं पर आना है कुछ देर के बाद वोट डालने के लिए, लेकिन वो कुछ देर के बाद आएंगे। अब फिलहाल यहाँ पे जो तमाम वीवीआईपीज है वो एक एक करके वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और देखिए राजेश्वर सिंह पत्रकारों से बात कर रहे हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। ब्रजेश पाठक कुछ देर में आने वाले हैं। हालांकि इस बीच बता दूं मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी कि राजनाथ सिंह का भी वोट यहीं पर डाला जाता है, लेकिन राजनाथ सिंह लखनऊ में नहीं मौजूद हैं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से। तो उनकी ओर से कोई जो प्रतिनिधि होंगे उनके, अब वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आएंगे, क्योंकि ये भी प्रोसेस होता है कि अगर कोई जो मेंबर है वो बीमार है या बिजी है तो जो उसके प्रतिनिधि होते हैं वो वोट डालने के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आसपास के जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो वीवीआईपीज के जिनका मैं नाम ले रही हूँ वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए राजेश्वर सिंह लौटती हूँ आपके पास, हमारे साथ मेरठ से उमेश भी जुड़े हैं। उमेश, जो भी वीवीआईपीज जन प्रतिनिधि वहां पर पहुंच रहे हैं, आपकी बात हुई होगी उनसे, किस एजेंडा को लेकर वोट कास्ट कर रहे हैं? चुनाव हो रहा है, 27 सीटों पर यह चुनाव हो रहा है, कितना महत्वपूर्ण चुनाव आप इसे मानती हैं? बहुत चुनाव तो हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये एक बहुत विशेष चुनाव है। ये भी एमएलसी का है और हमारी तरफ से धर्मेंद्र भारद्वाज लड़ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए आज वोट करने के लिए आए हैं। और बहुत ही अच्छा है और सब जगह बहुत अच्छा है। काफ़ी तो निर्विरोध भी बने हैं, लेकिन आज यहाँ वोटिंग है तो वोटिंग भी हमारे पक्ष में जा रहा है और बहुत अच्छा चुनाव है। कितना प्रतिष्ठा का चुनाव आप मानती हैं? मेरठ गाजियाबाद एमएलसी सीट बेहद ही प्रतिष्ठित सीट है। कुल 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। कितनी प्रतिष्ठा का चुनाव है भाजपा के लिए ये? देखिए, हमारे लिए तो हर चुनाव महत्वपूर्ण है जैसे मैंने कहा है, लेकिन ये भी हमारे एक सम्मान की बात होगी। ये तो सभी को मालूम है कि भाई
बहुत अच्छा सब लोग हमारा संगठन है और हमारा संगठन की वजह से ही हम हर चुनाव में ही फतेह करते हैं, हर चुनाव में ही विजय श्री हमें मिलती है। हमारा संगठन बहुत विशाल है और हर जगह है। आप जब देख रहे होंगे तो सैकड़ों लोग हमारे संगठन के भी हर जगह लगे हुए हैं और उसी दिन से ही सब लोगों से मिलना है जो भी हमारे वोटर हैं। और हमारी सरकार, जो दोनों सरकार है, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इतना काम किया है कि आज सोचने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी सरकार को आप उठा कर देख लीजिएगा, चाहे सपा हो, कांग्रेस केंद्र में हो, चाहे बसपा हो, कि कहने की बात है। और बहुत सारी चीज़ों का विषय में आपको मालूम है कि कितनी गुंडागर्दी थी यहाँ पर। बहन बेटियों का मुश्किल था यहाँ पर, यहाँ स्कूलों में जाना, खेत खलिहानों में जाना, बहुत दिक्कतें थी। आज विकास हो रहा है। कोई नहीं चाहता ऐसे लोग विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में पहुंचे जो विकास के बिल्स पे अड़ंगा लगाएं। जनता जानती है ये पार्टियां, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये अड़ंगा लगाती है, विकास होने नहीं देती है। इसलिए इन पार्टियों का कोई भविष्य नहीं है और इनके साथ कोई नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव इस बीच गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो 9 निर्विरोध जीते हैं उसमें बीजेपी ने दल बल बाहुबल का प्रयोग किया है। बाकी जो 27 सीटें हैं वहां पर भी ये दिखाई दे रहा है उनको। आप ये बताइए, इससे पहले आपने ही कहा कि 12 वर्षों से चुनाव नहीं हुआ, तो ये कैसे चुनाव जीत जाते थे? ऐसा ही सब आरोप निराधार है। भारतीय जनता पार्टी अनएथिकल काम बिल्कुल नहीं करती, लोकतांत्रिक पार्टी है। इनकी पार्टियों की तरह परिवारवादी और जातिवादी और माफियावादी पार्टी नहीं है। यहाँ पे बहुत एथिकल चीज़ें होती हैं। लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है चुनाव होना। चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत। आखिरी सवाल, 27 में से कितनी सीटें जीत मान के सीटें हम लोग जीत रहे हैं, 2/3 से ज़्यादा बहुमत रहेगा। राजेश्वर सिंह जी हैं ये, जो यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हुए थे, अब यहाँ से निकल रहे हैं और कहना ये कि 27 में से सभी सीटें ये पार्टी जो है वो जीतेगी। और बड़ी बात यह है यहाँ पर कि जिस तरीके से एमएलसी चुनाव को लेकर वोटिंग हो रही है, अखिलेश यादव के आरोप एक तरफ है, लेकिन ये भी इससे पहले देखा गया है कि जिस तरीके से बीजेपी की ओर से अब तक 9 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे निर्विरोध बीजेपी जीती दिखाई दे रही है। ऐसे में 27 सीटों को जो लेकर रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हैं। रामगोपाल, आपकी भी जनप्रतिनिधियों से बात हुई होगी, किस एजेंडा को लेकर वोट डालने पहुंच रहे हैं? क्योंकि अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे वोट देने आए हैं सब भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, सदर सांसद रवि किशन शुक्ला हो, राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला हो, या फिर ग्रामीण विधायक हो, मेयर हो, ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो इनकी विचारधारा तो वही है और ये बार बार यही कह रहे हैं कि अभी तक हमें भले ही विधानसभा में जनता ने पूर्ण बहुमत दिया था, लेकिन विधान परिषद में हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था। इस बार हमको पूर्ण बहुमत विधान परिषद में भी मिल जाएगा। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जब मीडिया कर्मियों से वो बात कर रहे थे, बिल्कुल रामगोपाल, हमने सुनाया भी अपने दर्शकों को कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा वोट कास्ट करने के बाद। इटावा से दिनेश शाह के हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, आप बताएं क्या अपडेट आपके पास है, कौन कौन से वीआईपी वहां पर पहुंचे? फिलहाल यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई है। सैफई के मतदान केंद्र में जो ब्लॉक पे बनाया गया है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव अपने मताधिकार का प्रयोग करके जा चुके हैं। उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। जिस तरीके से उम्मीदवारों के पर्चे फाड़े गए हैं, उनको कपड़े फाड़े गए, उनको नामांकन करने के लिए नहीं जाने दिया गया, इसको लेकर के उनका कहना है कि जो 27 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। जी बिल्कुल, लगातार बीजेपी यही दावा कर रही है कि 27 सीटें बीजेपी जीतेगी। चलिए, वाराणसी से उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, वहां पर किस तरह की चहल पहल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए वाराणसी सीट के लिए 4,949 वोटर आज फैसला करेंगे और इसमें वाराणसी के साथ साथ चंदौली और भदोही जिले भी शामिल हैं। एक वोटर्स हैं जो यहाँ पे वोट कास्ट करके आए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि जिला पंचायत की जो सदस्य, आपने वोट कास्ट कर दिया? हाँ। आप क्या हैं, जिला पंचायत सदस्य? जिला पंचायत सदस्य हूँ, पुष्पांजलि पटेल, घोरीपुर से, बीजेपी से। तो आपको लगता है कि संगठन इस बार भी विधानसभा चुनाव की तरह आपका संगठन इस बार भी जो है जीत सुनिश्चित कर लेगा वाराणसी सीट के लिए? अब जनता के ऊपर है। जनता के ऊपर। देखिए, खास बात यह है वाराणसी सीट के लिए कि यहाँ से खुद बाहुबली से माननीय बने ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह इस बार मैदान में है। इससे पहले खुद ब्रिजेश सिंह यहाँ से एमएलसी थे और उससे पहले
अन्नपूर्णा सिंह यानी कि लंबे वक्त से ब्रजेश सिंह के घर पे ही ये सीट रही है और उससे पहले उनके परिवार में ही यहाँ पर सीट जीती जाती थी। लेकिन इस बार भाजपा ने चौंकाने वाला फैसला करते हुए ऐन मौके पर सुदामा पटेल को अपना प्रत्याशी बना दिया और समाजवादी पार्टी से भी उमेश यादव, तो यानी कि 3 त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। लेकिन ये सीट हमेशा से ब्रजेश सिंह को लेकर चर्चा में रही है और इस बार ये देखने वाली बात होगी कि किसको जीत मिलती है और किसको मात मिलती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं यूपी में अब तलाकशुदा बेटी भी फैमिली पेंशन की हकदार होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में अभी तक ये व्यवस्था नहीं थी। इस शासनादेश के बाद तमाम तलाकशुदा बेटियों के लिए एक बड़ी राहत मिलेगी। अब वो पारिवारिक पेंशन पा सकेंगी और उनका जीवन आसान हो सकेगा। वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार ने इस आशय का शासनादेश जारी कर दिया है। बड़ी राहत मिलेगी, तलाकशुदा बेटी भी अब फैमिली पेंशन की हकदार होगी। ज्यादा जानकारी हमारी सहयोगी अनामिका हमें देंगे। अनामिका, क्या अपडेट है? बेटियों के लिए ये बड़ी राहत है, कम से कम उन बेटियों के लिए जो अविवाहित हैं या तलाकशुदा हैं या उनके पति की डेथ हो चुकी है। ऐसे में पहले ये प्रावधान नहीं था। पहले ये प्रावधान था कि जो भी कोई कर्मचारी है तो उसकी डेथ के बाद उसकी पत्नी को ही पेंशन मिलती थी। लेकिन अब इस क्लॉज को बढ़ा देने के बाद ऐसी बेटियां जिनकी शादी नहीं हो पाई किसी कारणवश, चाहे वो विकलांग हो, चाहे उनकी खुद की मर्जी हो, उनकी शादी ना हो पाई हो या शादी के बाद उनके पति की डेथ हो गई हो या उनका मैरिज सेपरेशन हो गया हो, ऐसे में वो फैमिली पेंशन के लिए अनुमन्य होंगी, यानी कि उसकी हकदार होंगी। यानी कि पिता के मौत के बाद भी जो फैमिली पेंशन है वो पाने की हकदार होगी बेटियां। ऐसे में ऐसे जो पहले प्रावधान था उसके मुताबिक ये लोगों के लिए व्यवस्था नहीं थी और बेटियों के सामने आजीविका का संकट पैदा हो जाता था। क्योंकि मान लीजिए कि जो कोई बेटी तलाकशुदा है, उसका तलाक हो चुका है, उसके पास कमाने का कोई साधन नहीं है और फैमिली पेंशन में भी उसको वो अनुमन्य नहीं है, तो उसके सामने आजीविका का संकट पैदा होता था। लेकिन अब चूंकि वो फैमिली पेंशन के लिए अनुमन्य हो जाएगी, हकदार हो जाएगी, तो वो अपने पिता के लिए या अपनी माँ के लिए, मान लीजिए कि उसकी फादर जॉब नहीं भी करते हैं, अगर मदर भी जॉब करती हैं और मदर के बाद वही इकलौती है, अविवाहित हो, चाहे तलाकशुदा हो, चाहे विधवा हो चुकी हो, तो उसको अपनी माँ की पेंशन का हिस्सा मिल सकेगा, उसके पिता की जो पेंशन है उसका हिस्सा मिल सकेगा। तो उसके लिए कम से कम जो आगे की जिंदगी होगी वो आसान हो सकेगी। वित्त विभाग की ओर से जो इसको लेकर शासनादेश है वो बाकायदे जारी कर दिया गया है और ये माना जा रहा है कि इससे तमाम बेटियों को काफी राहत मिलेगी जो बेटियां तलाकशुदा हैं या फिर मैरिज सेपरेशन से जूझ रही हैं या फिर राहत मिलेगी अनामिका इस बड़े फैसले से। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। जल जीवन मिशन को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, जल जीवन मिशन आज देश के विकास को एक नई गति दे रहा है। पिछले 3 वर्षों से भी कम समय में जिस प्रकार करोड़ों घरों में नल से जल पहुंचा, वो जन आकांक्षाओं और जन भागीदारी की एक बड़ी मिसाल है। ये ट्वीट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।